नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। महाराष्ट्र की सियासत में लगातार हलचल हो रही है। चर्चा चल रही है कि शरद पवार पार्टी का अजित गुट में विलय हो सकता है और बीजेपी के साथ जा सकते हैं। वो सुप्रिया सुले को मोदी के मंत्रिमंडल में लेने की पैरवी कर रहे हैं। इस बीच अब उद्धव की शिवसेना के नेता आदित्य ठाकरे ने एक बार फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। कुछ दिन पहले भी नागपुर में उद्धव आदित्य ने सीएम से मुलाकात की थी। उसके बाद उद्धव की पार्टी के मुखपत्र सामने में सीएम फडणवीस के कार्यों की तारीफ की गई थी। हालांकि आदित्य ने मुलाकात का कारण दूसरा बताया है। उन्होंने कहा कि आज हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से बातचीत की और विनती की है कि जो वाटर फॉर ऑल योजना है जिसे हम लेकर आए थे उस पर वो वापस अमल करें। पिछली सरकार ने इस योजना को स्थगित कर दिया था। हम चाहते हैं कि मुंबई के हर घर को पानी मिलना चाहिए। हालांकि मुलाकात कामकाज से जुड़ी बताई गई। हालांकि जिस हिसाब से महाराष्ट्र में हवा चल रही है उसको देखते हुए इसकी चर्चा ज़्यादा हो रही है। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के इरादे से बनाया गया गठबंधन इंडिया को का खत्म हो चुका है। ये सवाल इस समय जनता के मन में कौन रहा है, क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बाद कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कहा है कि ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही था। इंडिया गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में पवन खेड़ा ने कहा, ये लोकसभा चुनाव के लिए था। इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था और राष्ट्रीय स्तर पर था। अलग अलग राज्यों की परिस्थिति के हिसाब से जो दल हैं, कांग्रेस हो या क्षेत्रीय दल हो, वो निर्णय लेते हैं कि हमें इकट्ठा लड़ना है या अलग अलग भूकर लड़ना है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब लगता है कि इसके साथ ही इंडिया गठबंधन के खत्म होने की भी शुरुआत हो गई है। आप और कांग्रेस तो पहले ही बढ़ रहे हैं, वहीं टीएमसी, समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव जैसे लोग भी कांग्रेस का साथ नहीं ले रहे हैं। इस बीच अब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था। जब तेजस्वी यादव से दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने महागठबंधन की अंदरूनी दांवपेच पर पर्दा डालते हुए कहा कि हमारा गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए था, लेकिन फिर भी दिल्ली चुनाव को लेकर अगर किसी तरह की बात आती है तो पार्टी जरूर विचार करेगी। वहीं इस बीच कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि कोई हल्के में अगर हमें लेगा तो हम भी उसको उससे ज़्यादा हल्के में लेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली के विधानसभा चुनावों में विपक्ष की रणनीति पर वो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वहां के चुनावों से उनकी पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो दूसरे राजनीतिक दल वहां लड़ रहे हैं उन्हें तय करना चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पत्रकारों को ये पूछने पर कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का कहना है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जहां तक मुझे याद है इस पर कोई वक्त की सीमा लगाई नहीं गई थी। बदकिस्मती की बात यह है कि इंडिया ब्लॉक की कोई मीटिंग बुलाई नहीं जा रही है, तो इसमें कोई स्पष्टता नहीं है, न लीडरशिप को लेकर, न एजेंडा को लेकर, या फिर हम साथ रहेंगे कि नहीं। उन्होंने कहा कि शायद दिल्ली विधानसभा चुनावों के बाद इंडिया गठबंधन के दलों की मीटिंग बुलाई जाए। अगर ये गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए था तो इसे खत्म कर दीजिए, और अगर ये विधानसभा चुनावों के लिए भी है तो हमें मिलकर काम करना होगा। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को चुनाव आयोग से मुलाकात की और बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीट पर वोटरों को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं और इसके जरिए चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने यह भी खुलासा किया कि नई दिल्ली सीट पर पिछले 22 दिनों में 5.5% वोट काटने के लिए आवेदन आए हैं, जो खुद में एक बड़ा संदेह उत्पन्न करता है। जब चुनाव अधिकारियों ने इन आवेदनकर्ताओं से संपर्क किया तो सभी लोगों ने ये स्पष्ट किया कि उन्होंने कभी इस तरह का आवेदन नहीं किया, जिससे ये सिद्ध होता है कि पूरी प्रक्रिया में कोई ना कोई धोखाधड़ी हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 15 दिनों में 13,000 नए वोटर बनाए जाने के लिए आवेदन आए हैं। इनकी जानकारी से ये पता चलता है ये वोट यूपी और बिहार जैसे राज्यों से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल का कहना था ये फर्जी वोटिंग चुनावी निष्पक्षता को खतरे में डाल सकता है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 18.5% वोटों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर किया गया तो चुनाव की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल उठता है। केजरीवाल ने कहा कि ये सब मिलकर चुनाव प्रक्रिया में एक गहरी धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग से इस मामले की तुरंत जांच की मांग की। उनका ये भी आरोप था
कि इस पूरी गड़बड़ी को रोकने के लिए चुनाव आयोग को सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि जनता का विश्वास बना रहे और चुनाव निष्पक्ष हो सके। बता दें, वोट बढ़ाने और फर्जी वोटर्स के नाम बढ़ाए जाने के मामले बाकी राज्यों में भी आते रहे हैं और चुनाव आयोग और बीजेपी पर ये आरोप लगते रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि क्या हरियाणा और महाराष्ट्र वाला खेल दिल्ली में किया जाएगा। आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को चुनाव आयुक्त से मुलाकात की। अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को एक चिट्ठी सौंपी है जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व सांसद परवेश वर्मा के घर पर तुरंत छापा मारने की अपील की गई है। केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर महिलाओं को 1100 रुपये बांटने और नौकरियों का झांसा देकर वोट मांगने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसके साथ ही केजरीवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी को तत्काल सस्पेंड और ट्रांसफर करने की मांग भी की। अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली चुनाव में जाटों के आरक्षण का मुद्दा लेकर आ गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जाट समुदाय को ओबीसी की सूची में शामिल करने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने केंद्र पर पिछले 10 साल से जाटों को धोखा देने का उन्होंने आरोप भी लगाया और आरोप लगाया कि बीजेपी को जाटों की याद तभी आती है जब चुनाव करीब होता है। केजरीवाल का जाट प्रेम इस वर्ग के वोटर्स में पूरा नैरेटिव बदल सकता है और भाजपा को नुकसान हो सकता है। अभी सिर्फ भाजपा के पास प्रमुख जाट चेहरे हैं जिनमें आपसे भाजपा में गए कैलाश गहलोत और विवादित बयान देने के लिए चर्चित पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा शामिल हैं। प्रवेश वर्मा तो केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के खिलाफ दायर याचिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। याचिकाकर्ता ने इस योजना के तहत महिलाओं को वजीफा देने के आपके चुनावी वादे को चुनौती दी थी और अदालत से ये मांग की थी कि इसे चुनाव आयोग के पास भेजा जाए। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस ज्योति सिंह ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से सवाल किया कि याचिका चुनाव याचिका के रूप में कैसे स्वीकार हो सकती है। जस्टिस सिंह ने याचिकाकर्ता से ये भी कहा कि अगर वो इस मामले में गहरी रुचि रखते हैं तो उन्हें जनहित याचिका दायर करनी चाहिए। याचिकाकर्ता विजय कुमार का आरोप था कि आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार झूठी घोषणाओं के जरिए वोटर्स को लुभा रही है। उनका कहना था कि दिल्ली सरकार पहले ही इस योजना से मना कर चुकी थी और अब वो चुनावी लाभ के लिए इसे लागू करने की बात कर रही है। कोर्ट ने विजय कुमार से इस मुद्दे पर दलीलें पेश करने को कहा और मामले की सुनवाई को 10 जनवरी तक स्थगित कर दिया। नीतीश कुमार अपने आवास से निकले और खबर बन जाती है। इस तरीके से उनके कदमों पर नजर रखी जा रही है। आज सुबह नीतीश कुमार अचानक पटना के राजभवन पहुंच गए। इस भेंट का कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार से जुड़ा हो सकता है। चर्चा यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभवतः राज्यपाल को नए मंत्रियों की सूची सौंपने गए। ये मुलाकात कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बाद हुई है। हालांकि राजभवन जाने के पीछे के असली कारण की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है और इसलिए कई चैनल्स ने तारीख का ऐलान भी कर दिया कि इस तारीख को नीतीश पलटी मारेंगे। सीक्रेट मीटिंग तेजस्वी यादव से कुछ चैनल्स रोज करवा रहे हैं और डील भी करवा दे रहे हैं और इस डील के बारे में नीतीश और तेजस्वी को नहीं पता है, लेकिन इनको सब पता है। एक चैनल ने तो तारीख के साथ समय भी बता दिया कि आज शाम 4 बजे नीतीश पलटी मार देंगे। 4 बज गए और 4 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन नीतीश ने पलटी नहीं मारी। लेकिन चैनल ने हार नहीं मानी और फिर कहा कि नीतीश पलटी मारेंगे। इस दिन इस हिसाब से चलता रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के कानून के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुनवाई करते हुए कहा कि ये मामला कानून बनाने की विधायी शक्ति बनाम अदालत की राय होगा। हालांकि अदालत ने मामले की सुनवाई 4 फरवरी तक टाल दी है। याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच को बताया गया कि मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार 18 फरवरी को रिटायर होने वाले हैं। अगर अदालत ने हस्तक्षेप नहीं किया तो नए कानून के तहत एक नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया जाएगा। साथ ही उनकी जगह भरने के लिए एक और आयुक्त की नियुक्ति भी होगी। बता दें, नए बने कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में सबसे बड़ा विरोधी दल के नेता शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश को चयन समिति से हटा दिया गया है। बेंच ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 फरवरी तय करते हुए कहा वो देखेगी कि किसकी राय सर्वोच्च है। बता दें, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के कामों की चारों तरफ आलोचना हो रही है। उन पर सरकार के हिसाब से काम करने के आरोप लगते रहते हैं और अब लोग नहीं चाह रहे हैं कि कोई और आए और वो भी राजीव कुमार की तरह काम करे। इसलिए सारी तिकड़में लगाई जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शामिल होने वाले और कथित नफरती भाषण से सुर्खियों में रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं।
भले ही संसद में उनके खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव नोटिस को खारिज कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अभी भी कम नहीं हुई है। कॉलेजियम द्वारा तलब किए जाने के 3 सप्ताह बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अब इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट से नई रिपोर्ट मांगी है। तो सवाल है कि क्या उनके खिलाफ कोई जांच या कार्रवाई जैसा कदम उठाया जाएगा। बता दें, जस्टिस यादव ने कहा था कि ये हिंदुस्तान है और ये देश बहुमत की इच्छा के अनुसार चलेगा। जज ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विवादास्पद बयान दिया और कहा कि बहुसंख्यकों का कल्याण और खुशी दूसरों की इच्छाओं से ऊपर है। कठमुल्ला जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन आज 45वें दिन जारी है। उन्होंने अपने साथी प्रदर्शनकारियों से उनकी मृत्यु की स्थिति में भी आंदोलन जारी रखने का आग्रह किया है। अपने करीबी साथी काका सिंह कोटड़ा को दिए एक मार्मिक संदेश में डल्लेवाल ने कहा कि उनके पार्थिव शरीर को विरोध स्थल पर रखा जाए और किसी अन्य नेता द्वारा उपवास जारी रखा जाए। कोटड़ा ने कहा कि अनशनकारी नेता ने किसी से मिलने से इनकार कर दिया है और उनसे तथा अन्य नेताओं से आंदोलन की ओर से अधिकारियों से बातचीत करने को कहा है। कोटड़ा ने कहा कि जज नवाब सिंह की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति से मुलाकात के कुछ घंटों बाद उनकी हालत खराब हो गई। पंजाब और हरियाणा के बीच स्थित शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इसी बीच गुरुवार को एक 55 वर्षीय प्रदर्शनकारी किसान ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। 3 सप्ताह के अंदर धरना स्थल पर यह दूसरी घटना है। बता दें कि धरना स्थल पर किसान ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत गंभीर होने पर किसान को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मृतक किसान का नाम रेशम सिंह है। यूपी के लखीमपुर खीरी में कथित तौर पर पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से युवक की तबीयत बिगड़ी, समय पर इलाज भी नहीं मिला, जिसके चलते उसने दम तोड़ दिया। मौत के बाद जबरन पोस्टमार्टम करवाया गया। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम के बाद जब प्रदर्शन करने जा रहे थे तो लाठीचार्ज कर खदेड़ दिया गया। वहीं जब शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार किया गया तो घर आकर पुलिस के अधिकारियों ने हड़काया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। रामचंद्र मौर्य की मौत के बाद ग्रामीण जाम लगाने जा रहे थे, तब इंस्पेक्टर ने जेल भेजने की धमकी दी। इंस्पेक्टर दयाशंकर द्विवेदी ने ट्रैक्टर सवार को धमकाते हुए कहा कि तेरे ऊपर 307 लिखूंगा, साले गैंगस्टर बना दूंगा। इंस्पेक्टर ने जेल भेजने की धमकी दी। बता दें, योगी की पुलिस का ऐसा रवैया चर्चा में रहा है। बता दें, सोमवार रात अवैध शराब बनाने के आरोप में पुलिस ने रामचंद्र मौर्य को गिरफ्तार किया था। हालांकि बताया जा रहा है कि रामचंद्र जंगल में लकड़ी बीनने गए थे, वहां पर मच गई और निगासन की पुलिस पहुंची। वो साइकिल पर लकड़ी के गट्ठर लाद रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हिरासत में रखा गया, जहां तबीयत तेजी से बिगड़ गई। परिजनों ने दावा किया कि बाद में पुलिस उन्हें स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। हरदीप सिंह निज्जर हत्या केस में जस्टिन ट्रूडो सरकार को झटका लगा है। कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चारों आरोपियों को कानूनी सुनवाई लंबित रहने तक जमानत पर रिहा कर दिया है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 4 प्रतिवादियों में से 3 वीडियो के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश हुए, जबकि चौथे का प्रतिनिधित्व वकील ने किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।